बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वेबिनार में मौजूद तमाम ही लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक मौका दिया हमें इस लॉकडाउन पीरियड में भी कि हम एक साथ होकर किसी मौजू पर तफसीली बातचीत कर सकें, बच्चों की रहनुमाई कर सकें, सरपरस्तों को बता सकें कुछ बातें, और हमारे अहबाब के साथ मिलकर हम कुछ ऐसा काम कर सकें जो इस समाज के लिए, इस कौम के लिए, इस माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसा कि मैंने बताया कि इस वेबिनार सीरीज़ में जिसमें 30 लेक्चर होना है, ये वेबिनार सीरीज़ समर कौमी वेबिनार सीरीज़ के नाम से जाना जा रहा है। इसमें स्कॉलरशिप स्कीमों और मुकाबला जाती इम्तिहानात यानी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ऊपर हम 30 लेक्चर्स का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें से 11 लेक्चर हो चुके हैं। 10 लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में बात किया था। इस हफ्ते का हमारा मौजू है कॉलेज में दाखिले के लिए जो मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं, उनके ताल्लुक से हम कुछ बातें कर सकें, बच्चों की रहनुमाई कर सकें। तो यहाँ पर मैंने अभी जैसे ज़िक्र किया था कि कल एक लेक्चर हुआ था, हमने कुछ स्कॉलरशिप कुछ मुकाबला जाती इम्तिहानात कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऐसे जो कॉलेज में एडमिशन के लिए होते हैं उनका ज़िक्र करते हुए हमने बताया था कि ये इम्तिहानात क्यों होते हैं और इस इम्तिहान की तैयारी करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या तैयारी करना चाहिए। हमने इसके लिए 5 नुकात बताए थे कल। सबसे पहला नुकता ये कि जिस मुकाबला जाती इम्तिहान में अगले कोर्स के लिए आप जिसमें शरीक होना चाहते हैं, तो आप जो पढ़ कर आए हैं, आपने जो स्टडी की है, आपके पास जो कोर्स की पूरी मालूमात है, इसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए, यानी सिलेबस आपका परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी मालूमात हमने ये दी थी कि हर एग्ज़ाम का एक नोटिफिकेशन होता है। आपको चाहिए कि आप पिछले नोटिफिकेशंस को और इस साल के नोटिफिकेशन को हासिल करें, इंटरनेट से हासिल करें या किसी और ज़रिए से हासिल करें और उसका मुताला करके उसको समझने की कोशिश करें। हमने ये भी कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो ज़बानों पर, लैंग्वेजेस पर कमांड हासिल करें, उबूर हासिल करें, ताकि उनको कोई भी चीज़ समझने के लिए और कोई भी चीज़ बयान करने के लिए परेशानी ना हो। हमने कहा था कि बच्चों को चाहिए कि वो अपनी मादरी ज़बान, अपनी रियासती ज़बान, अंग्रेज़ी और कौमी ज़बान के ऊपर उबूर हासिल करें। हमने ये भी बताया था कि उनको चाहिए कि अ, पिछले साल के, इससे पहले उस इम्तिहान के जो पर्चे हैं, हमने ये भी कहा था कि इस साल, पिछले साल के जो पर्चे हैं वो नेट से या मुख्तलिफ ज़रिए से हासिल करें और उन पर्चों को, जो सवाल के पर्चे आ चुके हैं इससे पहले, उन पर्चों को हासिल करके उनको उनके ऊपर मश्क करें। हमने ये भी बताया था कल कि इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स पर हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मॉक क्वेश्चंस होते हैं, मश्क के लिए सवालात होते हैं, क्विज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप वो हासिल करें, उससे के ताल्लुक से हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप उन सवालात को हासिल करते रहें, मश्क करते रहें, तो इस तरह आपकी पढ़ाई भरपूर होती रहेगी। तो ये थी कुछ बातें जो हमने कल की थी। अभी यहाँ पर मैं आपके सामने एक फ़ाइल शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें कुछ ऐसी स्कीमों, मुकाबला जाती इम्तिहानात का ज़िक्र है। मश्क यानी प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता रहे। तो ये फ़ाइल मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हिंदुस्तान में होने वाले कुछ ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ज़िक्र है, जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए मुनाकिद किए जाते रहते हैं, उनको किया जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पर एक सिर्फ सरसरी जायज़ा है, यहाँ पर बहुत तफ़सीली मालूमात उसकी आज नहीं दी जाएगी। इंशाअल्लाह हम अगले 2 दिन में उन इम्तिहानात के बारे में बात करेंगे और तफ़सील से। यहाँ पर अभी हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ के लिए कैसे-कैसे और किस लेवल पर इम्तिहान होते हैं। हमने आज के वेबिनार में हमारे एक दोस्त मोहतरम खान सलीम साहब को आवाज़ दी है कि वो आएँ और वो यहाँ पर मालेगाँव में नीट की क्लास चलाते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उनका और हमने उनसे फ़रमाइश की है कि वो हमारे दरमियान आएँ
और हमारे बच्चों की, हमारे हाज़रीन की रहनुमाई करें। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फ़ाइल शेयर करना चाहता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर फ़ाइल चल रही है। यहाँ पर आप देखें, कि जो इसके फ़ायदे हैं यहाँ पर बताए गए हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज़ और कॉलेज के लिए ये दाखिला इम्तिहानात लाज़मी हैं, जो अलग-अलग इदारों से कराए जाते हैं। ये इनका दायरा जो है, इन इम्तिहानात का दायरा बहुत वसी है और इन इम्तिहानात के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। यहाँ पर ज़िक्र है कि AEE, क्लैट, JEE, IIT, गेट, MBBS, BDS जैसे कोर्सेज में एडमिशन्स जो होते हैं, वो इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुनियाद पर होते हैं। अब यहाँ पर हमने अंग्रेज़ी में भी एक लिस्ट तैयार की है, तो अभी आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही है। ये देखिए, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस है, जैसे कि मैंने कल कहा था कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से जाने जाते हैं। इनका स्कोप इनके स्कोप के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर वो लिस्ट देखेंगे जो आपके सामने आ रही है। ये हमने एक वेबसाइट से हासिल की है और यहाँ पर आपके सामने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ताल्लुक से होने वाले जो इम्तिहानात हैं, उसका कुछ ज़िक्र किया जा रहा है। सबसे पहला जो टेबल है, वो बताएँ। और ऊपर ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इन इंडिया, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। IIT, JEE के लिए जो सीट्स हैं 9,618, जिस वक्त ये फाइल बनी थी उस वक्त 9,618 सीट्स थी। और AIEEE के लिए 34,311 सीट्स थी। उनके लिए ये एग्ज़ाम्स होते थे। अभी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है और उस एग्ज़ाम का नाम क्या है, ये आपके सामने आ रहा है। पहला नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का में इनेकाद करता है। ये उस वक्त की बात है जब 2012 का ये इम्तिहान था। अभी और आगे नीचे आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे इम्तिहानात हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने एक एक चीज़ मौजूद है। देखिए, AIEEE 2012 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2012। और भी आप देखेंगे यहाँ पर नीचे ये नाटक का एक है, NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पूरी एजेंसी है जिसके बारे में हम बहुत तफसील से बात करेंगे। तो ये, अच्छा मैं आपको बता दूं एक बात कि हमने इस वेबिनार सीरीज़ के लिए एक गूगल फॉर्म डेवलप किया था। हमने हर मुमकिन ज़राए से लोगों तक पहुंचकर हर मुमकिन ज़रिए से लोगों तक पहुंचकर उस फॉर्म को लोगों को कहा था कि वो इस फॉर्म को भरें। और लोगों ने उस फॉर्म को भरा था और उस फॉर्म को भरने के बाद जब एंट्री हमारे पास आई तो हमने उस एंट्री की के ज़रिए एक दो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। और जब वो ग्रुप बने तो वहाँ पर हम मुस्तकिल तौर पर रहनुमाई का काम शुरू कर चुके हैं और हमने वहाँ पर बहुत सारी मालूमात अभी तक दी हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अगर आप लोगों ने वो फॉर्म नहीं भरा है, गूगल लिंक नहीं भरी है, तो वो भरिए, ताकि जब आप ग्रुप में शामिल होंगे उसके ज़रिए तो हम आपको आपके मुमकिन सवालात का जवाब दे सकें। तो ये जो फ़ाइल अभी आपके सामने है, इसको पढ़ने बैठेंगे तो हम बहुत ज़्यादा वक्त जाएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग के लिए देखिए आपके सामने कितने कितने कॉलेजेस हैं, कितने इम्तिहानात हैं। और उन इम्तिहानात के ज़रिए आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप फ्री सीट पर आराम से दाखिला ले सकते हैं। यहाँ आपके सामने MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इन इंडिया, ये हेडिंग नज़र आ रही है।
ये देखिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक इम्तिहान है। तो इसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं या आपका कोई साथी या आपका कोई रिश्तेदार हिस्सा लेना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और बहुत सारी जगहों पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए एडमिशन्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहला ही नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसके लिए एक इम्तिहान कंडक्ट करती है। उसके नीचे यहाँ पर ATMA का लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम जो है ये AIMS टेस्ट है मैनेजमेंट एडमिशन के लिए। उसके नीचे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, इसका भी एक इम्तिहान, ये भी एक इम्तिहान लेते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसके ज़रिए वो स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर एडमिशन देते हैं। भारतीय विद्यापीठ का एक इम्तिहान यहाँ पर आपके सामने है। ये भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट लेती है और इस टेस्ट के जरिए ये मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन देती है। उसके नीचे एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जिक्र है। उसके नीचे AIMT का है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। उसके नीचे BIM है। उसके नीचे जो है CAT आपको दिख रहा है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, CAT एंट्रेंस टेस्ट फॉर IIMS। अब यहाँ पर एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है और ये फेहरिस्त हम अपने ग्रुप में बच्चों को दे देंगे ताकि वो वहाँ पर उससे मुतालिक तफसील से बातचीत कर सकें और हम उनके सवालों के जवाब दे सकें। तो ये है MBA के ताल्लुक से। अब हम अगले कोर्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने MCA एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया है। MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये 3 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। यहाँ पर अमृता विश्व विद्यापीठ का है। उसके बाद AIMCET है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है इसके ताल्लुक से। और यहाँ पर और भी कई चीज़ें आपको दिख रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी होता है ये, ICET भी है, इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आंध्रा यूनिवर्सिटी का है ये, केरला का भी है। हर स्टेट में, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज या बड़े पैमाने पर इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इन इंडिया का जिक्र किया जा रहा है। आप उसके बारे में, जो सबसे अहम इम्तिहान है उसके बारे में आप जानते हैं, नीट। यहाँ पर पहला नाम जो दिया जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स का इम्तिहान है। और भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा है। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इनके ज़रिए आप जिस कोर्स में भी चाहें हिस्सा ले सकते हैं और हिस्सा लेने के बाद इसका आप पूरा इन एग्ज़ाम्स का आपको इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा मिलेगा और आप जो है फ्री सीट पर एडमिशन के अहल होंगे। होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इन इंडिया, यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स का जिक्र है। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे यहाँ पर और इनकी एक मैंने लिस्ट तैयार की थी और वो लिस्ट मैंने एक वेबसाइट की मदद से तैयार की थी जो अभी हमने यहाँ पर आपके सामने शेयर की। हम अपने ग्रुप में इसको शेयर करेंगे और भी लोग अगर चाहते हैं कि वो ये फाइल लें तो उनको चाहिए कि मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह उनको व्हाट्सएप पर ये फाइल दे दूंगा। यहाँ पर मैं अपना नंबर बयान करना चाहता हूँ ताकि आपके सामने अगर मेरा नंबर नहीं है तो वो आ जाए। मेरा नंबर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ मैसेज बॉक्स में भी टाइप होगा वो। मेरा नंबर 7385383867। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर्सनल। आप इस पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपने अगर मैसेज किया व्हाट्सएप पर तो ये फाइल मैं आपके सुपुर्द कर दूंगा, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
सलीम शेख सर हैं, सलीम खान साहब। सलीम खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे सामीन को नीट के बारे में बहुत तफसील से बताएं कि ये नीट इम्तिहान क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी तैयारी कैसे की जाती है, और इससे मुतालिक और भी बहुत सारी बातें वो हमारे सामने पेश करें। हमारे दरमियान खान सलीम जो हैं, शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं। मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से रिटायर हैं और मालेगांव में नीट की क्लासेस चलाते हैं। एक अच्छा रिजल्ट है उनका। मैं चाहता हूँ कि खान सलीम साहब हमारे दरमियान नीट से मुतालिक रहनुमाई का काम करें। जी सर, सलीम सर, आइए अपनी बातें पेश कीजिए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। सर वो अपने अपने हेडफोन हेडफोन सर बराबर कर लें, आपकी आवाज़ कम आ रही है। आपकी आवाज़ कम आ रही है सर। कम आ रही है, वो ज़रा देखें, पिन बराबर लगा लें। आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। हुँ, हुँ। जी सर, मेरी आवाज़ पहुँच रही है सलीम सर आप तक? हेलो? हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम का बता रहे हैं सर, वाई-फाई का प्रॉब्लम कुछ हुआ है। हाँ, सलीम सर मेरी आवाज़ पहुँच रही है? चलिए अभी वो आ रहे हैं तो हम उनसे बात करते हैं। तब तक मैं बता दूँ कुछ बातें। नीट जो है ये मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की जो एक फ़ीस होती है, वो गवर्नमेंट की जो मुतय्यन करदा फ़ीस होती है, उस फ़ीस पर नीट क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। ये फ़ीस बहुत कम है, इसके बारे में तफ़सील बताएँगे। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अगर आपने फ्री सीट का पूरा एडमिशन नहीं लिया, नीट क्वालिफ़ाई नहीं हुए, तो नीट तो क्या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में आप क्वालिफ़ाई नहीं करते हैं जो एडमिशन्स के लिए होता है, तो आपको प्राइवेट में फिर एडमिशन लेना पड़ता है और बहुत लंबी-चौड़ी फ़ीस होती है। तो नीट की वजह से ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट फ़ीस के ऊपर गवर्नमेंट के पूरी फुल फैसिलिटी के साथ आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। आपको इंतहाई कम फ़ीस अदा करनी पड़ती है। स्कॉलरशिप वगैरह के भी कभी-कभी चांसेस हो जाते हैं। कभी फ़ीस वगैरह में भी काफ़ी सहूलत मिल जाती है। तो इन इम्तिहानात में 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि सलाहियत की बुनियाद पर आपके एडमिशन्स हो जाते हैं और दूसरा ये कि आपका जो
मासी बोझ पड़ने वाला होता है, जो इकोनॉमिकल बर्डन आप उससे बच जाते हैं और कम फीस में और पूरी फैसिलिटीज के साथ आपके एडमिशन्स हो जाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? तो ये कल बात हुई थी, इसके ताल्लुक से वो काफ़ी बात बताने वाले थे, उसकी तैयारी कैसे करना है। और दूसरी बातें, अफसोस टेक्नोलॉजी की जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ बहुत सारे नुकसान भी हैं। और कभी-कभी ये होता है हमारे साथ कि वो नुकसान की वजह से हमको मसाइल होते हैं, मगर हम उसके ऊपर काबू पाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी नीट के बारे में तो वो बहुत तफ़सील से बताएँगे ही, मगर आपको समझना चाहिए कि नीट समेत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए होते हैं, उसकी वजह से एक फ़ायदा होता है कि ज़हीन बच्चे जो होते हैं, जो काबिल बच्चे होते हैं, उनको आसानी से कहीं भी एडमिशन मिल जाता है। जो ज़हीन होगा, जो काबिल होगा, ज़ाहिर-सी बात है उसकी फुल स्टडी होगी, और जब उसकी फुल स्टडी होगी, तो वो किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से क्वालीफ़ाई कर लेगा। क्वालीफ़ाई करने के बाद उसका एडमिशन हो जाएगा, और फिर आगे की जो मसाइल होते हैं, फ़ीस, मेस के, हॉस्टल के और दीगर अखराजात, वो उतने महँगे नहीं होते और उनका भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि काबिल और ज़हीन बच्चों के लिए ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो एडमिशन के लिए होते हैं, वो नेमत हैं, क्योंकि उनको बगैर किसी रुकावट के हर जगह अच्छे ढंग से ना सिर्फ एडमिशन मिल जाता है, बल्कि उनको हर तरीके की सहूलत भी मिलती है। अब आप देखेंगे एक बात, ज़रा 1 मिनट इंतज़ार कीजिए प्लीज़। अब आप एक बात ये देखेंगे कि इसको क्वालीफ़ाई करने का सही रास्ता, और कल बहुत तफ़सील से बात की थी, और आपको चाहिए कि उसको एकदम ज़हन में बैठा लें कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का। आपको कामयाबी हासिल करना है, आपको रोशन मुस्तकबिल की ज़रूरत है, चाहते हैं, ख़्वाहिश है, आप वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में पूरा आराम चाहते हैं, तो आपके लिए लाज़मी है कि आप भरपूर मेहनत करें शुरू से ही। और जब आप भरपूर मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके रास्ते की तमाम तर दुश्वारियाँ खुद ब खुद दूर होती जाएँगी। इन इम्तिहानात का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब इन इम्तिहानात के लिए स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, तो उन वो एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के बाद जब वो इन कोर्सेज़ में दाखिल होते हैं, तो उनको अजनबियत का एहसास बहुत हद तक कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक कोर्स आपने पास किया अभी, मान लीजिए 12th साइंस आपने पास किया है, तो वहाँ पर जो नॉलेज आपको मिली है, वहाँ पर आपको जो सिलेबस था, आप वहाँ से अगर बीयूएमएस में या एमबीबीएस में जाना चाहेंगे, तो यकीनन जब आपका बीयूएमएस, एमबीबीएस या किसी और मेडिकल कोर्स में एडमिशन होगा, तो उसका एक अपना सिलेबस होगा, उसका एक अपना कोर्स होगा, और वहाँ पर वो लोग बुनियाद में उनकी जो बुनियादी बातें हैं, वो बहुत आगे होगी 12वीं साइंस से। मगर ये नीट क्वालीफाई करने वाले बच्चे चूँकि उस इम्तिहान के नुक्ते नज़र से तैयारी करते हैं कि वो अगले कोर्स में जा सकें, तो वहाँ पर उनकी तैयारी की वजह से जब वो क्वालीफाई होने के बाद एडमिशन लेते हैं, तो उनको अजनबियत का एहसास नहीं होता, और वो आसानी के साथ पहले ही दिन से कोर्स की बातें समझने के काबिल हो जाते हैं। वरना हमने देखा है कि वो बच्चे जिनके अंदर वो काबिलियत, वो ज़हानत नहीं होती किसी कोर्स के लिए, और वो किसी ज़रिए से अगर एडमिशन ले लेते हैं, तो एक अच्छा खासा वक़्त लगता है उन लोगों को सेटल होने के लिए उस कोर्स के सिलेबस से और उस कोर्स की मेंटालिटी से। जब वो उससे अटैच हो जाते हैं, तो तब तक उनका कोर्स काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है,
और वो बहरहाल पीछे रह जाते हैं, और वो पीछे रह जाने से आखिर तक उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है और उनको मुश्किलात होती है। तो ये कोर्सेस किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कोर्स से वाकिफ कराने के लिए, उससे मैच करने के लिए वो ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये फ़ायदे देखिए, अगर आप मान लीजिए एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एमसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी उस क्वालिटी को चेक करेगा कि आप एमसीए में एडमिशन के लायक हैं या नहीं। वहाँ पर वो ना सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करेगा, बल्कि आपकी ज़हानत को भी चेक करेगा। और जब ये दो चीज़ें चेक हो जाएंगी, मतलब ये कि आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर आपका एडमिशन होगा और आप बेहतरीन अंदाज में इस कोर्स में एडमिशन लेते हुए आगे अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इन एग्ज़ाम्स का। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ किताब को पढ़ते रहेंगे, अपने सिलेबस के नोट्स पढ़ते रहेंगे, तो इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर वो ऐसा समझते हैं तो ये उनकी गलतफ़हमी है। पीछे का जो पॉइंट मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम्स आम तौर पर स्टूडेंट्स को उस कोर्स जिसके एडमिशन के लिए वो एग्ज़ाम हो रहा है, उसे मैच करने का भी काम करते हैं। तो वहाँ पर आपकी काफ़ी मालूमात भी टेली हो जाती है कि आपके अंदर उस कोर्स के लिए एबिलिटी है या नहीं है। हमारे दरमियान सलीम खान साहब मौजूद हैं। मैं एक मरतबा फिर उनका इस्तकबाल करता हूँ। सलीम खान साहब आइए। हाँ सर। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ सर, मैं हो गया, ऑनलाइन हो गया हूँ मैं शुरू आवाज़ भी करूँ? आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए सर अपनी बातों का। हेलो। हाँ सर, आपके पीछे जो आवाज़ है उनको ज़रा खामोश करा लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हाँ, अजीज तलबा और तलबा और वालदैन, मैं खान सलीम सर, पीला फेटा वाला मालेगांव से बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को नीट की मालूमात देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें नीट की मालूमात इस तरह होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को साइंस में 11 से उसकी तैयारी करना चाहिए। उसको तीनों सब्जेक्ट पर मेहनत करना चाहिए। पहला सब्जेक्ट उसका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तो ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी 11 से होना चाहिए। फिर जब बेस मजबूत हो जाएगा तो 12 में भी वो सब्जेक्ट पर मेहनत होगी। इस तरह दोनों तरफ की 11वीं और 12वीं 11वीं दोनों का मेहनत होना चाहिए। जब 11वीं 12वीं में दोनों सब्जेक्ट की मेहनत हो जाएगी तो फिर नीट की तैयारी करना चाहिए। पहले पूरी 11वीं पढ़ ले, फिर 12वीं पढ़ ले और फिर नीट की तैयारी करें। और नीट के लिए आपको एक मालूमात दे दूं मैं कि इस वक्त 13 सितंबर को 13/9/2020 को एग्ज़ाम है इसका, जिसका टाइम है 2 से 5 बजे तक। हर हाल में बच्चे को 12:30 से एंट्री शुरू होगी और अगर आप लेट होते हैं 1 मिनट भी तो आपका साल ज़ाय हो जाएगा, आपको एंट्री मिलेगी नहीं। फिर 12वीं के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपकी जो मार्क्स है, ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए 120 मार्क्स चाहिए और जनरल के लिए 150 मार्क्स चाहिए। अगर आपके बच्चे की मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में 119 मार्क्स भी होती है तो आप क्राइटेरिया में नहीं है। आपके बच्चे को दोबारा 12th साइंस फिर से करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट फिर देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा जी। बच्चे को शुरू से मेहनत कराएं। तो इस तरह फिर जब 720 मार्क्स का पेपर है और इसका टाइम जो मैंने बता दिया आपको 2 से 5 है,
इस तरह नीट का पेपर जो है वो 720 मार्क्स का है। ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल में एडमिशन के लिए उनका जो क्राइटेरिया है 107 है, यानी 107 मार्क्स चाहिए, और जनरल को 134 मार्क्स चाहिए। अगर 106 मार्क्स होती है और 133 मार्क्स होती है तो बच्चे का लॉस हो जाएगा। अभी अशफाक उमर सर का मैं बहुत मशहूर हूँ, तो उन्होंने एग्ज़ाम से 18 दिन पहले ये इंटरव्यू रखा ताकि बच्चे सही ढंग से मेहनत कर लें। और इस वक्त तो 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। पूरे इंडिया में 272 MBBS कॉलेज है, जिसकी गवर्नमेंट की जो सीट है वो 41,388 है। BDS के 50 कॉलेज है जिनकी 3,500 सीट है। BUMS के महाराष्ट्र की बात बोल रहा हूँ, ये तो ऑल इंडिया कहा मैंने। महाराष्ट्र में BUMS के 7 कॉलेज हैं, 3 गवर्नमेंट के हैं, 4 प्राइवेट कॉलेज है। टोटल 350 सीटें हैं। अजीज तलबा तलबात, अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप MBBS, BDS, BUMS कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं। रहा महाराष्ट्र में, तो अब टोटल पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त तो 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, और मेडिकल की पूरे हिंदुस्तान में 77,000 सीट है। 1 लाख सीट भी नहीं है, यानी आपका काफ़ी कंपटीशन है। दूसरी बात आपके लिए अहम एक बात बोल दूं मैं कि एम्स का जो एग्ज़ाम होता था वो इस साल अलग से है। आइंदा साल एम्स ख़त्म हो रहा है, यानी अगले आइंदा साल आपको ज़्यादा फाइट करना पड़ेगी कि जो बच्चे ऑल इंडिया का यानी एम्स का पेपर भरते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, वो भी आपके साथ नीट में आ जाएंगे, तो मार्क्स ज़्यादा हो जाएगी उसकी। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बैठिए, अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। महाराष्ट्र का ये हाल है कि पूरे महाराष्ट्र में 2950 सीट MBBS की है और 1580 सीट BDS की है। इसकी तादाद जो है वो कम है, और MBBS की 2800 सीट है और 3250 सीट जो है वो BDS की है। आपको फिर बोलूँगा संडे के दिन 13/9/20 को पेपर है। आप अपना हॉल टिकट 28 तारीख के बाद देख लें, चेक कर लें। अच्छा सर, आपसे फीस MBBS की इतनी कम है कि एक मजदूर का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, बशर्ते कि वो मेहनत करे। वरना गवर्नमेंट ने जो 12 सीट दी है वो आइंदा साल 1.25 करोड़ रुपए पर एक बच्चे का एडमिशन होगा। अगर आप गवर्नमेंट से एडमिशन लेते हैं तो आपकी 5 साल की फीस 1.25 लाख रुपए है। कहाँ 1.25 करोड़ और कहाँ 1.25 लाख, बहुत बड़ा फर्क है। मेहनत कीजिए। फिर इसके लिए आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको ओरिजिनल हॉल टिकट ले जाना है। सबसे पहले लड़के सुन लें कि आपको टाइट पैंट नहीं पहन कर जाना है, हाफ शर्ट पहनना है, हाथ में आपके अंगूठी, घड़ी, पेन भी आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगी। कोई चीज़ आप लेकर नहीं जाएंगे, चश्मा नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, कोई चीज़ आपके पास रहेगी नहीं, आपकी चेक हो जाएगी। पेन, राइटिंग पैड, कोई चीज़ आपको नहीं ले जाना है। इसी तरह लड़कियां भी कान खोलकर सुन ले कि लड़कियां जो जेवर पहनती है नाक में, कान में, ये जेवर अगर आप यहाँ नहीं उतारेंगे एग्ज़ाम हॉल से पहले आपसे उतार लिया जाएगा। दोनों को, लड़के और लड़कियां दोनों, आप लोगों को शूज, सॉक्स नहीं पहनना है, सादा चप्पल पहनना है। लड़कियां आधी आस्तीन का फ्रॉक पहनेंगी, लड़के हाफ शर्ट पहनेंगे, हाफ आस्तीन का, वरना वहां पर आस्तीन काट दी जाती है। एक सुनार को बुलाया जाता है, वो सारे जेवर आपको उतार लेगा। तो यहाँ से जाएं। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ से आपको सिर्फ जो आपने हॉल टिकट है, हॉल टिकट लेना है, और हॉल टिकट के बाद आपको जो है तो कलर हॉल टिकट निकालना है, आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो लेकर जाना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है,
ये सारी चीजें कोई भूले ना, वरना वो कोई एक्सक्यूज वहाँ चलता नहीं है, कोई चीज सुनते नहीं है, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। शर्ट भी और फ्रॉक भी हल्के सलीम कलर सर, के हो। हाँ सर आपसे बोलिए। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ ये तो पूछो। खैर एग्जाम हॉल की तफसील हो गई। जी आपने बताया कि कहाँ 1.25 करोड़ और कहाँ 1.25 लाख, तो जी। 5 साल की फीस में बहुत बड़ा फर्क है। और जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा मिलेगा। इसके जी अलावा क्या फ़ायदा मिलता है नीट नीट क्वालिफाइड बच्चों को, हॉस्टल में, मेस में हाँ या नीट। हाँ तो सर फीस इसकी बहुत कम है। अगर गवर्नमेंट में आज जैसे बॉम्बे वगैरह में जाएंगे हाँ, तो फीस तो पहले एडमिशन फीस कम है। सेकंड ईयर में अगर बच्चा अच्छा टॉप करता है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है। वेरी गुड। हाँ, स्कॉलरशिप भी मिलती है उसको। और हॉस्टल की फीस बहुत मैक्सिमम 7,000 रुपीज पर ईयर सर। बहुत कम फीस भी है हॉस्टल की भी। और लाइब्रेरी अच्छी होती है, सारी चीज़ों की फैसिलिटी वहाँ हो जाती है। फिर ये जो अगर मैं इसमें पेशेंट भी बहुत मिलते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, बच्चे की इन्हें इस तरह प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाती है। और मेस बोलिए सर। वगैरह का भी मेस वगैरह का बंदोबस्त हो जाता है, हाँ मेस का खाने ही पीने बंदोबस्त का। होता है, सब होता है। मेस भी और होती है, सर हॉस्टल भी होता है। और सर दीगर अखराजात जो होते हैं बच्चों के कॉलेज के हाँ दरमियान, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं वो, नहीं कम है, कम है, कम है। वो मतलब प्रैक्टिकल गवर्नमेंट वगैरह से के? बुक्स बहुत अवेलेबल हो जाती है। हाँ जैसे मैंने सर एक बच्चा देखा कमालपुरे का, अपने शहर का। हाँ, झोपड़पट्टी, मतलब वो झोपड़पट्टी का इलाका कमालपुरे है। का एक बच्चा मैंने देखा कि वो इसको इतनी स्कॉलरशिप थी कि वो कुछ पैसा घर भेज दिया करता था। अरे उसके वाह वालिदैन वाह, क्या मजदूर थे। बात है। उसके हाँ वालिदैन मजदूर थे। उसके वालिदैन जरा, हेलो। तो हाँ सर। वो बच्चा बॉम्बे में था, उसको इतनी स्कॉलरशिप मिलती थी कि वो कुछ पैसा माँ बाप को भी रवाना करता था। इतना अच्छा उसका मामला था। और वो बहुत अच्छी बात है। एमबीबीएस हो चुका है वो। तो इस तरह सर बच्चों को ये कहना है कि जैसे अभी अगर गवर्नमेंट के जो बीएमएस कॉलेज हैं, तो उसमें एक बॉम्बे में है, एक पूना में है, एक मालेगांव में है। और वो कॉलेजेस की फीस 52,000 5 ईयर्स की है सर। अल्लाह। अगर बच्चा प्राइवेट कॉलेज में जाता है, जैसे मालेगांव में अल अमीन कॉलेज है, तो इसको 5 लाख रुपए फीस लग जाएगी। 1-2 मास के फर्क से होता है सर ये। तो बच्चे बहुत ध्यान से, अभी आपने बच्चों ने भी और मैं भी, बच्चों को भी आपका मशकूर होना चाहिए कि आपने 13 तारीख से पहले ये लिया कि हम बच्चों को जगा दें। कि उसका क्राइटेरिया फिर सुन रहे हैं कि 107 मार्क्स चाहिए नीट में ओबीसी के लिए, और 134 मार्क्स चाहिए जनरल के। अच्छा सर, ये साइंस के बच्चे जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है या वो सिस्टमेटिक उसकी तैयारी कर सकते हैं? बच्चा अगर सर उसको कॉलेज में टीचर अच्छा मिला तो ट्यूशन की जरूरत भी नहीं है। वाह वाह, ये अच्छी बात बताई आपने। कोई हाँ जरूरत नहीं है किसकी, 11वीं 12वीं के ट्यूशन की। लेकिन कॉलेज में नीट की पढ़ाई नहीं होती सर 11वीं 12वीं में। हाँ। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट में जितने भी गाइड्स आते हैं, बच्चा अगर एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर ले सर 11वीं 12वीं की, जी। और सिर्फ उसकी स्टडी करे, हाँ, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। चलिए बहुत मैं अच्छी बहुत बात है। अहम बात बोल रहा हूँ मैं आपको जी जी कि जी। उसने, एक बच्चा अगर 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में शुरू से मेहनत कर ले सर, अगर शुरू से मेहनत करता है, हाँ, 12वीं में भी मेहनत कर लेता है, तो 11वीं और 12वीं ये दोनों की मेहनत से वो आगे नीट का, जब जहां भी उसको ट्यूशन बहरहाल पढ़ना पड़ेगा नीट का, उसके बिना क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो, तो वो हो जाएगा। तो ये बड़ी हाँ अच्छी सर। बात बताई आपने कि एक ज़हीन बच्चा आसानी से ये क्रैक कर सकता है ये एग्ज़ाम। और सर और कुछ बातें इनकी रहनुमाई के लिए? एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो करे सर वो। अच्छा, ये अहम और बात है। हाँ एनसीईआरटी बुक है। और जैसे मैं जो कर रहा हूँ सर, मैं 8 महीना 11वीं क्लास चलाता हूँ पूरी अच्छा। तौर से, 8 महीना 12वीं क्लास पूरी तौर से चलाता हूँ मैं। जब 11वीं 12वीं मेरी पूरी हो जाती है सर, तो फिर मैं नीट शुरू करता हूँ 8 महीना। इस तरह 24 महीना 2 साल का होता है। लेकिन इस वक्त तो मेरा सिस्टम अभी इस साल सबका बिगड़ गया, मेरा क्या पूरे इंडिया का बिगड़ गया है। तो मैं 4 साल से इसमें बहुत कामयाब है, मेरे बच्चे रिपीट नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ऐसा था कि एक साल 11वीं पढ़ो, एक साल 12वीं पढ़ो,
फिर 1 साल के लिए नीट की पढ़ाई करो। लेकिन चूंकि बच्चा कनेक्शन में होता है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले रहा है आजकल, तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। बहरहाल चलिए वो बहुत अच्छी। एनसीईआरटी की बुक ज्यादा इस्तेमाल कर ले जो गवर्नमेंट की है, बोर्ड की। और इस साल अभी इतना आसान हो गया सर कि पहले महाराष्ट्र का पोर्शन और सीबीएसई के पोर्शन में बहुत फर्क था। करीब करीब अपना हम्म। महाराष्ट्र का पोर्शन जो है ना वो 90% तक के अप्रोच हो चुके हैं। यानी अगर वाह। बच्चा 11वीं 12वीं की पढ़ाई करे, फिर नीट में एक अहम चीज ये है सर कि बच्चों को ये बोले कि 11वीं का मटेरियल वो जाय ना करे, इसलिए कि हम्म। नीट में 80% 12वीं के सवाल है, 12वीं के सवाल है सर, और 20% 11वीं के सवाल है हर हाल में। अच्छा, फिर बच्चा, एक बात और हाँ जानना चाहता हूँ बोल कि सर। जो बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम का जो पैटर्न होता है हाँ हाँ। और नीट का जो एग्जाम होता है, तो उसका क्वेश्चन पैटर्न होता है, उसमें कुछ फर्क होता है या वही बेसलाइन होती है, सवालात पूछने का अंदाज, ट्विस्ट करना, सवाल ये तो सब कुछ? करीब करीब वही होते हैं। उसमें सर कैसा है कि बच्चे को लिखना नहीं है, सिर्फ दायरा भरना है, सर्कल भरना है उसको। नहीं, सारे एक सवालात, क्वेश्चन होता है सर, और उसके सवालात की 4 ऑप्शन नौइयत होते हैं। पूछ रहा हूँ, सवाल उसी की बेस पर नौइयत होती पूछ है, रहा हूँ। उसी बेस पर, उसी बेस पर, उसी बेस पर, सर उसी बेस पर होती है। मैं एक 11वीं बात 12वीं बता बेस नहीं पर ही पा रहा होती हूँ, है। मैं एक बोलो। बात बता नहीं पा रहा हूँ कि बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं तो उसमें सवाल पूछने का एक मखसूस ढंग होता है, वहां पर बच्चों की मालूमात चेक की जाती है, हाँ, प्योरली मालूमात चेक की जाती है। तो वो जो एक निज़ाम होता है कि बच्चों की मालूमात चेक की जाए, तो नीट में क्या फ़र्क होता है? सवालात का पूछने की नौइयत का क्या फ़र्क होता है? मकसद क्या होता मामूली है? सा सर ट्विस्ट करता है, ज्यादा नहीं ट्विस्ट होता। हाँ, ये ट्विस्ट अहम बात आपने बताई। थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, और हाँ, बच्चे को समझने पर है वो। अच्छा। मतलब ये ट्रेनिंग चाहिए ज़्यादा कि वो ट्विस्ट अगर सवाल होता है तो उसको कैसे समझे? हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना कि उसको हर हाल में नीट का ट्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा, वो बताया जाता है नीट के अंदर। हाँ, और 11वीं चलिए 12वीं में सर। मैंने कहा ना कि अगर उसका टीचर अच्छा मिल गया तो उसको कुछ नहीं है, वो असल चीज मेहनत। जी सर। चलिए सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम फिर दे रहा है, यहाँ स्क्रीन पर भी बता रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि तमाम लोगों के सामने बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं, इनकी वजह से हमारे ऊपर जो माशी बोझ पड़ता है, पैसे का जो बोझ पड़ता है, ये तकरीबन खत्म हो जाता है। और इतने हद तक स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं बच्चों को कि वो अपना खर्च पूरा करके उसमें से कुछ रकम असंदाज भी कर लेते हैं, कुछ रकम बचा भी लेते हैं। और अभी सर ने बताया कि अगर स्टूडेंट सही ढंग से काम करें तो उनके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान क्या चाहिए? पहली बात ये चाहिए कि फ़ीस अदा हो जाए, उसका मसला हल हो जाता है स्कॉलरशिप मिलने की वजह से। एक अच्छी जगह रहने के लिए मिले, गवर्नमेंट का हॉस्टल मिल जाता है या वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी बहरहाल मिल जाती है, वो भी कम खर्च में। खाने पीने का मसला होता है, वो भी मेस के ज़रिए वो ज़रूरत पूरी होती है। लाइब्रेरी की बात होती है तो लाइब्रेरी भी, कॉलेज की लाइब्रेरियाँ आमतौर पर बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो एक इम्तिहान जो किसी भी कोर्स के लिए हो रहा है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें लाखों बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, अगर आप में अहलियत है, अगर आप में काबिलियत है, आप उतने कॉम्पिटेंट हैं कि उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, तो यकीनन आपका एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि आप भीड़ में कहाँ खड़े हैं और आपके ऊपर पड़ने वाला जो इकोनॉमिक बोझ है वो भी खत्म होगा। और आप अपने जैसे बच्चों के दरमियान जाकर बेहतरीन तरीके से कंपटीशन करते हुए अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। ये थी बातें इसके ताल्लुक से जो हम यहाँ पर करना चाहते थे। सलीम खान सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे दरमियान आकर बहुत सारे पहलू खोले और हमको जिन बातों का पहले से कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा था उनके बारे में तफसील से बताया। मैं यहाँ पर अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान फरीद खान साहब जो मौजूद हैं, फरीद खान साहब हमारे दरमियान मौजूद थे। मुंबई उर्दू कारवां के रूहे रवां वो जा चुके हैं।
और भी कई लोग थे। चलिए अभी हम यहाँ पर अपनी बातें खत्म करते हैं। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और एडमिशंस के ताल्लुक से सलीम खान सर की बातों से यकीनन बहुत सी बातें वाज़ेह हुई और हमको आपको समझ में आया कि ये इम्तिहानात की तैयारी करना कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। हम जिस कोर्स को पढ़ने के बाद उन एग्ज़ाम्स में जाना चाहते हैं, उन कोर्सेज़ की अगर हमने भरपूर तरीके से पढ़ाई की और उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तैयारी की, तो इंशाअल्लाह हम वो एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे, उसमें क्वालिफ़ाई हो जाएंगे और हमको उसके क्वालिफ़ाई करने से होने वाले फ़ायदे जो हैं वो इंशाअल्लाह हमें पूरे मिलेंगे। मैं यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं तमाम ही सामीन से अब इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह हम कल 3 बजे फिर मुलाकात करेंगे। कल हम और परसों हम एक-एक एग्ज़ाम के बारे में तफ़सील से बात करेंगे। 2 दिन में हम इस टॉपिक को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। ज़हानत और काबिलियत किसी की जागीर नहीं है। वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ मैं कि ज़हानत और काबिलियत किसी की जागीर नहीं है। वो जिसने हमें पैदा किया है, उसने हमें भरपूर सलाहियतों के साथ, काबिलियतों के साथ पैदा किया है। तो उस ज़हानत को, उस काबिलियत को पॉलिश करें, उसका इस्तेमाल करें और अपना मुस्तकबिल सँवारें और अपने रब का शुक्रिया अदा करते जाएँ। और बेशक जो अपने रब का शुक्रगुज़ार होता है, वो अपने रब की रहमतों को मज़ीद पाता जाता है। इतनी बातों के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। गज़ाला आज़ाद साहिबा, शेख कुरैश साहब, के अहमद खान साहब, फरीद खान साहब और दूसरे तमाम ही लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने हमारे दरमियान मौजूद रहकर हमारी हौसला अफ़ज़ाई की। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।